वेलकम टू मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। मैं अनुज कौर मिश्रा आज आप लोगों को सिलेबस इंट्रोडक्शंस या आप कह सकते हैं सिलेबस ओवरव्यू देने जा रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर। यदि आप लीड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जैसा कि जानते हो कि मॉडलेशन इंस्टीट्यूट ने लीड का कोर्स लॉन्च कर दिया है और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ सिलेबस इंट्रोडक्शंस के बारे में या फिर कह सकते हैं सिलेबस ओवरव्यू के बारे में, जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए है। अप्लाइड मैकेनिक्स में 3 पार्ट्स में हम पढ़ सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये सभी ब्रांच को पढ़ना है। आप किसी भी ब्रांच के हो तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो यदि हम बातें करें कि हमारा जो सिलेबस है या फिर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो इंट्रोडक्शंस है। तो इंट्रोडक्शंस में यहाँ पे हमें पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट, एक्चुअली मैकेनिक्स को हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफाइन करते हैं, उससे क्लासीफाई करते हैं, उसकी बातें करेंगे। और यहाँ समझने के बाद फिर हम बातें करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की और इसके इंपॉर्टेंस और नेसेसिटीज़ की। तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या नेसेसिटी है। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और नेसेसिटीज़ ये हमें पता होना चाहिए। तो ये समय बातें पढ़नी है। साथ में हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। एग्जांपल में क्या लेंगे, कोई बॉडी वो रेस्ट कंडीशंस में है या फिर मोशंस में है। तो एक्चुअली मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हम फोर्स के एनालिसिस करते हैं। तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर यदि हमें फोर्स एनालिसिस करें, फोर्स एनालिसिस की बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम भी आता है और इसमें लॉज ऑफ मोशंस भी होते हैं, फ्रिक्शंस भी होता है, ढेर सारी बातें होती हैं। ये सब हम देखने वाले हैं और आपने इसको 11th में भी देख रखा है और जब आप इसे डिप्लोमा में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी देखा है। लीड का एग्जाम यदि आपको देना है तो एक बार आपको फिर से पढ़ना होगा। तो ठीक है, ये सब देखने के बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें लॉज ऑफ फोर्सेज है। लॉज ऑफ फोर्सेस यदि मैं बात करूं तो न्यूटन्स के लॉ थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था ना वो लॉज ऑफ फोर्स कहलाता है। यहाँ पे हम फोर्स देखने वाले हैं, इसके इफेक्ट्स देखने वाले हैं कि फोर्स की वजह से मोशंस होता है। या फिर इसकी बात करें यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स या एंड मेजरमेंट में तो यूनिट्स आप जानते हैं फोर्स का जो यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में उसे हम न्यूटन बोलते हैं और सीजीएस सिस्टम इसका जो यूनिट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। ये सब बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे, फोर्स को हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये सब बातें फोर्स को मेजर करने के लिए जैसे डायनमोमीटर यूज करते हैं हम, तो डायनमोमीटर से मेजर करते हैं। प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर होता है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ हम टॉर्क को भी मेजर कर सकते हैं। एक प्रूविंग रिंग आता है। तो ये सब बातें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स की बातें करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस की देखेंगे कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे बोज नोटेशंस है, टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, ये सब बातें यहाँ पे देखेंगे। एक्शंस एंड रिएक्शंस, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है तो वो बोलता है एवरी एक्शंस इज इक्वल टू रिएक्शंस। वो क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शंस होते हैं। साथ ही साथ में यदि फोर्स की एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो हम साथ ही साथ टेंशंस देख सकते हैं, थ्रस्ट देख सकते हैं, शियर फोर्स देख सकते हैं। मतलब ढेर सारे, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन आपकी क्या है, सिलेबस में जो है वो पॉइंट्स वो पहले से डिफाइन है। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब सिलेबस से ही आएंगे। तो टेंशंस का केस, कोई पुल्ली हमने ले लिया, पुल्ली पे एक तरफ वेट लटका दिया, दूसरी तरफ किसी को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो उसमें हम टेंशंस की एनालिसिस करेंगे। तो इसमें कितने, इस साइड कितना टेंशन होगा। या फिर हम बात करें कि थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट कैलकुलेट करते हैं हम। और शियर फोर्स की यदि बात करें तो शियर फोर्स क्या है, एक्चुअली में जब शियर फोर्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा टीथ है। जब अपने मुंह को बंद करेंगे ना तो नीचे वाला जो जबड़ा होता है अंदर की तरफ होता है, बाहर वाला जबड़ा जो होता है बाहर की तरफ होता है। तो ऐसे होता है, एक जबड़ा नीचे एक बाहर की तरफ। तो वो जो एक्शंस होता है ना शियर एक्शंस होता है। तो शियर एक्शंस एक्चुअली में एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर। तो जो ये कैसे होते हैं, टेंजेंशियल या फिर आप कह सकते हैं पैरेलल फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, टेंजेंशियल या फिर पैरेलल फोर्स होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। या फिर आप कहना चाहें कि कटिंग ऑपरेशंस जितने होते हैं ना सब शेयरिंग होते हैं, क्योंकि शेयरिंग में क्या होता है, हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता है कटिंग के लिए। तो इसीलिए कैसे होते हैं, वो शेयरिंग एक्शन होते हैं। तो हमारा जो सीजर्स होता है, सीजर्स में जो उसकी ब्लेड्स देखेंगे ना तो वो पैरेलल में चलते हैं, एक के ऊपर एक नहीं चलता है, पैरेलल में चलता है। तो वो जो एक्शंस होता है उसे हम शेयरिंग एक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम शेयर फोर्स को भी देखने वाले हैं। बाकी हम सिलेबस आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। फोर्स सिस्टम की बात करें तो अभी जो मैंने बात किया, कोप्लेनर,
नॉन कोप्लेनर स्पेस फोर्स सिस्टम भी देखने वाले हैं, कनकरेंट फोर्स लगने हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहा है तो कनकरेंट करेंगे, एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है तो उसे नॉन कनकरेंट फोर्सेस करेंगे। ये सब बातें हम देखने वाले हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है, इसका वेट जो है डाउनवर्ड काम कर रहा है mg, इस पे जो रिएक्शंस लग रहा है r थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, बाकी भी यदि मान लो मैं इधर खींच रहा हूँ F4 से और बाकी इसका जो फ्रिक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये मतलब उस किसी भी बॉडी पे जो टोटल एनालिसिस है फोर्स का, उसे एक फ्री बॉडी उसमें से निकाल के बाहर उस पर सभी फोर्स को यदि हम डिजोल्व कर लेते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। बाकी मैं डिटेल्स में आगे कराऊंगा। फिर हम बात करेंगे रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा r=अंडर रूट fx² + fy², लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस में आता है, नहीं तो ये r क्या होता है अंडर रूट fx² + fy² + 2fxy fx fy cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू होगी कि उस केस में होगा, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की बात करें, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, ये सब होंगे। पैरेललोग्राम लॉ जो है उसी से बन जाएगा फोर्स के लिए। ये सब देखने वाले, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी है ये, बस आपको पढ़ना है और यदि सिस्टमेटिक वे में आप उसको पढ़ लेते हैं ना तो एग्जाम निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। स्टार्टिंग में बीटेक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स लेना, अच्छा कॉलेज पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेकेंड ईयर में थ्रू लीड एडमिशन्स लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है, अच्छे कॉलेज भी आपको मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ना होगा और सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा, प्रॉपर स्टडी करनी होगी, तो आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। वो हम यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है। तो फिर ये सब बातें देखने के बाद हम बात करें तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात करें, सुपरपोजिशन थ्योरम है, ट्रांसमिसिबिलिटी है। ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है यदि लाइन ऑफ एक्शंस कोई एक है, उस पे आपका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे तो कोई भी उस बॉडी के इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई पतंग उड़ा रहे हो, आप पतंग पहले मंजिले पे उड़ा रहे हो, वहां से पकड़ के रखे हो, आपका भाई दूसरे मंजिले पे वहीं जाके पकड़ लेगा तो उसके इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन ऑफ एक्शंस वही है, पॉइंट जो पहले जहाँ पे फोर्स लग रहा था उसे आप शिफ्ट कर दिया किसी और पॉइंट पर, तो उससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस है। मेथड ऑफ रिजोल्यूशंस या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की बात करेंगे, पॉलीगन लॉ, लामिस थ्योरम आपने देखा 120 डिग्री पे फोर्स लगाते हैं, बाकी इनको हम देखेंगे। स्टैटिक एनालिसिस ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड्स ऑफ सेक्शंस। तो ये भी हम जॉइंट, मेथड ऑफ जॉइंट से, मेथड ऑफ सेक्शन से ये भी एनालिसिस करेंगे हम, स्टैटिक एनालिसिस ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर का। इसके बाद जो बातें हैं मोमेंट्स के आते हैं। मोमेंट्स में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट, वरिग्नन थ्योरम का स्टेटमेंट सिर्फ हमें देखना है यहाँ पे। फिर आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट्स टू सिंपल मैकेनिज्म, पैरेलल फोर्स, लाइक अनलाइक, ये दोनों में देखने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कपल, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, बीम, लोडिंग एंड रिएक्शंस। बहुत ही आसान है। यदि बीम्स की बात करें तो बीम्स में जो लोडिंग है यूडीएल हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, यूबीएल हो सकता है। रिएक्शंस जो है वो आपको कैलकुलेट करने होंगे और रिएक्शंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी सपोर्ट्स पे रिएक्शंस कितने होंगे, जितने नंबर आप रिस्ट्रिक्शंस उतने होंगे उतने नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे। जैसे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम या सिंपल आपका सपोर्ट है तो उस पर नंबर ऑफ रिएक्शंस 1 होंगे, हिंज सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रिएक्शंस 2 होंगे, फिक्स सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 होंगे। तो ये सब बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशंस। लॉज ऑफ मोशंस की बात करें तो यहाँ पे हम पोजीशंस एंड टाइम ग्राफ का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। किसी भी चीज़ की एकदम बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस ग्राफ से ही होता है, तो यहाँ पे हम ग्राफ को भी समझने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम आप जानते हैं P = m/v, तो मोमेंटम देखने वाले हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस की बात करें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, फिर यहाँ पे डेरिवेशंस ऑफ फोर्स इक्वेशंस, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस क्या है, ये फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पे। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस पे। साथ ही साथ लिफ्ट्स, मोमेंटम, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बेसिकली फोर्स इनटू टाइम जो होता है इम्पल्स होता है, जो हमारे फ्लैक्चुएटिंग, जैसे हम कैच को कोई भी यदि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, कैच आ रहा है, बिल्कुल हाथ स्टेशनरी रखो, ऐसे रखो, बहुत तेजी से लगता है, लेकिन आप क्रिकेट टीम देखेंगे जो कीपर होते हैं कैच ऐसे पकड़ के से पीछे फेंकते हैं। मतलब फोर्स को जितने टाइम के साथ आप होल्ड करेंगे उतनी फोर्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। टाइम ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा तो आपका हाथ में जो चोट लगने वाला, जो आपका हाथ में या फिर आप कहेंगे जो हर्ट होने वाले वो हाथ पे, वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये किसके थ्रू पढ़ेंगे हम, इम्पल्स के। इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस की भी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की,
तो ये सब देखने के बाद हम बात करेंगे फ्रिक्शंस की। ये सब बेसिक्स सी बातें हैं, बहुत ही आसान है। मैं तो कहूँगा +2 लेवल तक का ये, थोड़ा सा +2 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट +2 का ही लेवल है। फ्रिक्शंस की बातें करें तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस आप जानते हैं, दो सॉलिड सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशंस होता है, तो एक फोर्स पिक्चर में आता है जो कि मोशंस को अपोज करता है, अपोजिट टू द मोशंस, या फिर जिस डायरेक्शन में आप उस फोर्स से खींच रहे हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शंस देखने वाले हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शंस देखने वाले हैं, और साथ ही साथ हम बातें करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शंस, कोफिशिएंट, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस एंड रोलिंग। आप जानते हैं फ्रिक्शंस 3 तरह के होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड डायनेमिक। डायनेमिक को ही यहाँ पे हम रोलिंग फ्रिक्शंस के नाम से जानेंगे, ये स्लाइडिंग के नाम से। या फिर रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग भी होता है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में जो हमारा कांटेक्ट होता है ना, पॉइंट कांटेक्ट होता है। क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो इसकी हम बातें करने वाले हैं। इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू जैक। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक मैंने रख लिया, आगे की तरफ मैं इसे खींच रहा हूँ तो ये पीछे की तरफ आएगा। किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा। तो उस केस में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि फोर्स का रिजोल्यूशन कैसे करेंगे हम, और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशंस। किसकी बातें करने वाले हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशंस में क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले समझना पड़ेगा। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थीटा एंगल से थ्रो करते हैं, वर्टिकली नहीं, थीटा एंगल से थ्रो करते हैं, तो वो जो मोशंस होता है ना, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल मोशंस होता है। तो इनकी हम बातें करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी है, जबकि हॉरिजॉन्टल मोशंस जो है वो चेंज होता रहेगा। हॉरिजॉन्टल मोशंस यूनिफॉर्म मोशन से होगा, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशंस यूनिफॉर्म मोशन से होगा, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशंस नहीं होगा। वर्टिकल मोशंस में जो है बिल्कुल नीचे से ऊपर जाते वक्त बिल्कुल ऊपर पहुंचेगा तो रुक जाएगा, फिर नीचे आने लगेगा, जिसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। और प्रोजेक्टाइल मोशंस जो है वो पैराबोलिक होगा, ये हमें प्रूव करना है। बाकी इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट का इक्वेशंस देखेंगे, रेंज का देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का देखेंगे। तो ये सभी बातें हमें देखनी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसे हम देखेंगे और आसानी से कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी की बात है ना, कोई भी बॉडी जो है, किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे उसका टोटल वेट एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम 2D के लिए तो सेंट्रॉइड बोलते हैं। यदि हमारा कोई 3D बॉडी हो तो उसके लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज करते हैं। तो किसी रेगुलर सॉलिड्स के लिए बात करें, फिर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें ढेर सारी बॉडी है, उनके हम देखेंगे क्या इक्वेशंस होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी की बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालेंगे। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बात करें किसी रेक्टेंगल का, तो वो होता है BD3/12। तो सर्कुलर की बात करें PD4/64। तो ये सब बातें हैं, ये हम आगे हम देखने वाले हैं। अभी आप ये मान के चलो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने वाले हैं। सेकेंड, मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशंस क्या होते हैं, एक पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको उसके CG के अबाउट पता है, लेकिन आप एक्स एक्सिस के अबाउट जानना चाहते हैं, तो ये पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, यहाँ इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन हमें ये O पॉइंट की जगह हमें A पॉइंट चाहिए, तो ये हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब बातें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए देखेंगे, ट्रायंगुलर के देखेंगे, सर्कल देखेंगे। सेकंड, मोमेंट ऑफ एरिया L टाइप, यदि मान लीजिए कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है L टाइप है तो उसका देखेंगे। T टाइप, यदि मान लीजिए कुछ ऐसे T टाइप है तो उसका देखेंगे। I सेक्शन हो गया, तो I सेक्शंस का हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन होते आसान है। तो सेक्शन मॉडुलस की बात करें, सेक्शन मॉडुलस जो होता है I/Y होता है। तो सेक्शन मॉडुलस भी हम देखने वाले हैं कि बहुत
इजी कॉन्सेप्ट हैं। अभी थोड़ा सा सुन के आपको, क्योंकि हो सकता है लंबे टाइम से आप इसके टच में ना हो, और हो सकता है आपका ब्रांच भी मैकेनिकल ना हो। मैकेनिकल के जो होंगे उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, जिनका ब्रांच मैकेनिकल नहीं है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन ये बिल्कुल आप ये मान के चलेंगे +2 का है, +2 में भी आपने इसको पढ़ रखा है, या फिर आप 10th करके आए हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से पढ़ाऊंगा। आपने बीटेक के फर्स्ट सेम में तो आपने पढ़ ही रखा होगा, सॉरी डिप्लोमा के फर्स्ट सेम में आपने पढ़ ही रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो फिर से ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक से रिवाइज कराई जाएंगे और आसानी से आपको ये बातें समझ में आएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ तक देखने के बाद फिर हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स की बात करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन्स होगा, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे, वेलोसिटी रेशियो या एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स की, उनके रिलेशनशिप्स के लिए बात करेंगे, और सिंपल मशीन्स जैसे लीवर हुआ, एक्सल हुआ, पुलिस जैक, इनके लिए मैकेनिकल एडवांटेज की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आप +2 करके आए हैं तो थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन आसान क्या होगा, आपने डिप्लोमा के सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर आते आते वो भी चीज़ें आपकी पुरानी हो जाती हैं। तो ये मान के चलिए जो 10th करके डिप्लोमा में एडमिशन्स लिए हैं या 12th करके डिप्लोमा में एडमिशन्स लिए हैं, सभी के लिए एक जैसा ही फील होगा। और आपको ज़रूरत क्या है कि कंटिन्यूअस प्रिपरेशंस करने की। लास्ट मोमेंट पे जब आप प्रिपरेशंस करते हो ना, तो फिर चीज़ें हमें कुछ स्किप करनी पड़ती हैं, लेकिन आप एक टाइम ड्यूरेशंस लेके चलते हैं ना, तो हर चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो। लास्ट मोमेंट में जो थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बची रहती है ना, वो भी आप कवर कर लेते हो। यदि मैं बात करूँ अप्लाइड मैकेनिक्स की, अप्लाइड मैकेनिक्स में अप्लाइड मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स आसपास या फिर अप्रॉक्स आप बोल सकते हो। उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब समथिंग आप 15 मार्क्स समझ सकते हो। तो ये जो आपके लिए वीडियोस हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपसे बोलूँगा कि ये लॉजिकल है, सबसे अच्छी बात ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच जैसे हैं, तो इनको याद करने में, समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप यदि इनकी वीडियो लेक्चर आप बहुत ही आराम से समझते हुए देखेंगे तो फाइनली आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि इसमें याद करने वाला कोई झंझट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है और आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप विजिट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वॉल्डेसन इंस्टीट्यूट 2.0। थैंक यू।